चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? डिपोजिटरीज, है ना। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। चलिए जी, डिपोजिटरी में अगर आपको याद हो तो 3 पार्ट में ये चैप्टर बटा हुआ है। पहला तो इंट्रो है, दूसरा डिपोजिटरीज एक्ट 1996 और तीसरा सेबी डी&पी रेगुलेशन। ये ना, सेबी डी&पी रेगुलेशंस, ये है ना। इंट्रो हो गया था। इंट्रो को जल्दी से अगर रिकैप्चुलेट करूं तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की सारी दुनिया को कौन देखता है? डिपोजिटरी, अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। डिपोजिटरी हो गया प्रिंसिपल, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया एजेंट। तो हम जो हैं, हम जो नॉर्मल पीपल हैं, पब्लिक हैं, वो किससे डील करते हैं? डीपी से। तो डीपी के थ्रू डी की सर्विस लेते हैं। डीपी हो गया डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और डी हो गया डिपोजिटरी, है कि नहीं। तो ये इंट्रो था। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की दुनिया है डिपोजिटरी, ये ना। एनएसडीएल और सीडीएसएल भारत में अभी 2 डिपोजिटरी चल रहे हैं। अपने अंदर उन्होंने हजारों क्या बना रखा है? डीपी। क्या बना रखा है? डीपी। जनरली जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो डीपी भी होते हैं, है ना। तो डीपी को आप पहचान जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी डिपोजिटरी जो भी होते हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल जो भी है, उनके ऊपर डिपोजिटरीज एक्ट लगता है और सेबी डी&पी रेगुलेशन लगता है। तो डिपोजिटरीज एक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनका क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट होता है डिपोजिटरी का। सेबी पहले पब्लिक कंपनी बनी है, उसके बाद सेबी से क्या ले लीजिए? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यू कैन फंक्शन लाइक अ डिपोजिटरी, यही है ना। तो वो हमने पढ़ लिया था। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? सेबी डी&पी रेगुलेशन पढ़ रहे थे क्या? बताओ तो आज कहाँ से पढ़ना हम लोग को? मुझे ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना ये ना, मॉडल्स ऑफ डिपोजिटरी, ये ना। चलो अब शांति से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? एकदम शांत रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत 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 शांत। आइए, 2 मॉडल्स हैं। द फर्स्ट इज इमोबिलाइजेशन एंड द सेकेंड इज डीमेटलाइजेशन। अब समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। पहले ऐसे टिक लगा लो। एक टिक विक लगाने से बहुत फर्क पड़ता है भाई एग्जाम में, आपको मालूम नहीं है। आप प्लेन छोड़ दोगे तो आपको एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करोगे तो आपको एक ना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि शायद मैंने पढ़ा नहीं है इसको। और ऐसे टिक विक मारे रहोगे ना तो तुमको एक साइकोलॉजिकली लगेगा हमने पढ़ा हुआ। ये कुछ नहीं होता है लाइफ में। ये जो एग्जाम होता है ना, सब साइकोलॉजिकल गेम होता है। जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो गया वो पास कर गया, जो साइकोलॉजिकली वीक हो गया वो फेल कर गया। तो ये सब करते रहा करो, है ना, जैसे मैंने किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए शांति से। एक्चुअली डिपोजिटरी का जो मेन है ना वो तो डीमेटलाइजेशन ही है। क्योंकि देखिए, जब तक आप सिक्योरिटीज को डीमेटलाइज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं बदलेंगे, आप डिपोजिटरी वर्ल्ड में क्या करेंगे? देखो सीधी सी बात है। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है एनकेजे, अब एनकेजे वर्ल्ड, मान लीजिए एनकेजे वर्ल्ड। एनकेजे वर्ल्ड में तो वही बच्चा घुसेगा जो सीएस करेगा। अगर सीएस नहीं कर रहा तो एनकेजे वर्ल्ड से उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, कहीं से कोई मतलब नहीं। तो इसी तरीके से डिपोजिटरी का वर्ल्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स का है। तो इसका मेन जो मॉडल है वो ये है, डीमेटलाइजेशन इज अ मेन मॉडल। मतलब आप डीमेटलाइज कराओ और आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की दुनिया में आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की दुनिया हमारी दुनिया, उसमें हम आपको बहुत सारी सर्विसेज देंगे। नहीं, हाँ, लेकिन अब बोलोगे कि सर मेन मॉडल का मतलब, इसका मतलब डीमेटलाइजेशन का मतलब हो गया सर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। जब भी आप डीमेटलाइज करेंगे योर फिजिकल शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। अब बोलोगे सर इमोबिलाइजेशन क्या है? तो इमोबिलाइजेशन में आपको जनरली डिपोजिटरी जाना जाता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, लेकिन यहाँ फिजिकल शेयर्स के लिए भी आपको एक सर्विस देगा वो। ये एक बहुत बड़ी बात है। बस फिजिकल शेयर्स वाले दुनिया में बस एक ही सर्विस देता है वो, दैट इज इमोबिलाइजेशन। अब वो क्या होता है हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मुझे लगता है पहले हम लोग मेन वाला पढ़ ले, दैट इज डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन, है ना। सबसे पहले बताइए मटेरियल का मतलब क्या होता है? पेपर, है ना। और किसी भी चीज के पहले डी लगा दो तो उल्टा हो जाएगा। तो डी मैट का मतलब पेपर, डी लगा दो तो पेपर डिस्ट्रक्ट हो गया। पेपर डिस्ट्रक्ट हो गया तो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक बन गया। यही है ना, किसी भी वर्ड के पहले डी लगा दीजिए, दैट थिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू अपोजिट साइड। फिजिकल होता है या इलेक्ट्रॉनिक होता है। अगर फिजिकल में डी लगा दिए दैट विल बिकम द इलेक्ट्रॉनिक। तो आइए, डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन होता क्या है वो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, 2 प्रोसेस हैं। द फर्स्ट इज डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू
इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। जब फिजिकल शेयर्स को आप डिस्ट्रक्ट करके उसको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज डीमेटलाइजेशन। द सेकेंड प्रोसेस इज रीमेटलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स बैक इनटू फिजिकल शेयर्स इज नोन एज रीमेटलाइजेशन। मतलब रीमैट कर दिया, मतलब वापस उसको पेपर फॉर्म में ले आए, है ना। तो डीमेटलाइजेशन इज एंट्री इनटू डिपॉजिटरी एंड रीमेटलाइजेशन इज एग्जिट फ्रॉम डिपॉजिटरी, ये मतलब है ना। आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, है ना। डीमेटलाइजेशन मीन्स एंट्री इनटू डिपॉजिटरी, एंट्री इनटू डिपॉजिटरी, और रीमेटलाइजेशन एग्जिट फ्रॉम डिपॉजिटरी। ये तुम्हारा चार्ट बना हुआ, उसी में लिख दो ना। एक बच्चा बोल रहा है सर आपने ये करवा दिया है कंपनी लॉ में। यस, कंपनी लॉ में करवाया हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी लॉ का ही मेन है ये। तो चलिए समझ में आ गया। पहले हम करते हैं डीमेटलाइजेशन। क्या करते हैं? डीमेटलाइजेशन। लिख लिया था ना सबने? ठीक, पहले हम करते हैं डीमेटलाइजेशन। आइए, तो डीमेटलाइजेशन में क्या करते हैं, आप फिजिकल शेयर्स है आपके पास और आप उसको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में बदलवाते हैं, ठीक है जी। आइए, डीमेटलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शांति से सुनते रहना। एक बात बताइए, कितनी कंपनी इन्वॉल्व होगी रीमेटलाइजेशन या डीमेटलाइजेशन में? देखिए, एक तो यहाँ कंपनी होगी। कंपनी का मतलब कंपनी या कंपनी का आरटीए, ये तो एक ही चीज़ हुआ ना। कंपनी खुद कर रही होगी तो खुद, नहीं तो उसका आरटीए होगा। आरटीए तो संभालता है शेयर ट्रांसफर का सारा काम। सुना है ना, आरटीए, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। आइए, ठीक, अब यहाँ पे होगा मालूम चला डी। डी का मतलब डिपॉजिटरी, पर डी तो अकेले तुमको मिलेगा नहीं, हमेशा किसके थ्रू मिलेगा? डीपी। बात समझ में आ गया? डी क्या हो गया? प्रिंसिपल। डीपी क्या हो गया? एजेंट। पब्लिक इंटरफेस कौन है? डीपी। हम कभी डी में नहीं जाते, हम डिपॉजिटरी में थोड़ी जाएंगे। हम हमेशा किसके पास जाते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे हो गया इन्वेस्टर। कौन हो गया? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब शेयर होल्डर, ये ना, 3 लोग शामिल होंगे। बात समझ में आई तुम्हें? चलो अब तुम मुझे स्टेप बोलते जाओ, मैं यहाँ करता जाता हूँ। चलो बोलो, स्टेप नंबर 1 बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा। उसमें नीचे बॉक्स बना है, बॉक्स में स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टर। तो भाई एक डीमेट अकाउंट तो पहले खुलवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये इन्वेस्टर जाएगा किसके पास? डीपी। डीपी के पास जाते ही ये इन्वेस्टर अपना क्या खुलवा लेगा? डीमेट अकाउंट। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। अरे क्यों डीमेट अकाउंट खुलवाएगा? क्योंकि उसका फिजिकल शेयर अभी इलेक्ट्रॉनिक में बदलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक बदल के हाथ में आएगा कि डीमेट अकाउंट में आएगा। स्टेप नंबर 1 बोलो। अब स्टेप नंबर 2 बोलो। बोलो, आ जाओ। इन्वेस्टर जाएगा डीपी के पास और डीपी को देगा ये डीआरएफ, डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म प्लस शेयर सर्टिफिकेट। उसमें लिखा हुआ है शेयर सर्टिफिकेट, लिखा है या सर्टिफिकेट सिर्फ लिखा है? हैं? कोई बात नहीं है। डीआरएफ प्लस शेयर सर्टिफिकेट वो देगा किसको? डीपी को। ठीक, अब सुनिए, इधर देखते जाइए जो मैं बोल रहा हूं, देखो इधर। और अब क्या करेगा? देखो मैं ब्लू वाले को पकड़ रहा हूं। ब्लू वाले में डीपी अपने डी को बताएगा सब बात। तुम देखो उसमें आ रहा होगा डीपी इंटीमेट्स डिपॉजिटरी। मिला नहीं मिला? पहले बताओ। मिला? अब डी बात करेगा कंपनी या कंपनी के आरटीए से करेगा और उसको भेज देगा ये शेयर सर्टिफिकेट। भेज दिया देखो तो कंपनी को। बोलो, शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को भेज दिया। कंपनी वहां से शेयर सर्टिफिकेट को मैच करेगी। क्या करेगी? मैच करेगी कि ये रियल शेयर सर्टिफिकेट है या नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी हो सकता है। उसके बाद देखो कंपनी कंफर्म करेगी डी को कि हाँ ये शेयर सर्टिफिकेट हमारा ही है और ये सच में हमारा शेयर होल्डर है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स दे दो। कंपनी इस शेयर सर्टिफिकेट को क्या करेगी? अपने पास फाड़ के फेंक देगी, एक्सटिंग्विश। शेयर सर्टिफिकेट खत्म। और इधर से इसने कंफर्म कर दिया डी को, डी बताया डीपी को, डीपी ने इसके डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स क्या कर दिया? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब प्लस। शेयर सर्टिफिकेट मर गया, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स जिंदा हो गया। बस इतना ही है, देख लो यही होगा। अभी उतारना नहीं, उतारोगे क्या? कितना अच्छा तो स्टेप लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ आप। अब इसमें तुम्हें करना क्या है मालूम है? इसमें करना क्या है?
तुम इसमें देखो ये जो ना रजिस्ट्रार इशूअर, इसको एक डब्बा में रखो, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। रजिस्ट्रार का मतलब आरटीए लिखो, इशूअर का मतलब कंपनी। जानते हो ना सिक्योरिटी लॉ में कंपनी को इशूअर बोलते हैं। और तो तुमको कुछ समझना नहीं है इसमें, बाकी तो सब कुछ ठीक है। इन्वेस्टर अकाउंट का मतलब डीमैट अकाउंट, अकाउंट का मतलब डीमैट अकाउंट। अब ये सब थोड़े वो वर्ड्स हैं, वो लिख लो, काम हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे ये फैन क्यों चला दिया, बंद करो। चलो गर्मी है वो मुझे भी लग रही है, लेकिन फिर वही बात। अभी रुक जाओ ना, 2 मिनट रुक जाओ ना, 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं 2 घंटे के बाद इसे चलवाता। आइए, डीमेटलाइजेशन तो ये है। रीमेटलाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को वापस कन्वर्ट कर देते हो किस में, फिजिकल शेयर्स में। अच्छा इधर देखो, इधर देखो शांति से। आप मुझे पहले बताइए इस केस में क्या होगा, उल्टा प्रोसेस पूरा, यस। अच्छा इस बार क्या पहले से डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स पहले से हैं, यस। तो सुनिए इस बार कुछ नहीं होगा, सीधा आरआरएफ फॉर्म जाएगा। आरआरएफ का मतलब रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, किसको दोगे, डीपी को। डीपी किसको बताएगा अपने, डी को। डीपी किसको बताएगा अपने, डी को। डी किसको बताएगा, कंपनी को। ठीक है, फिर वो आरआरएफ फॉर्म भेज दिया जाएगा कंपनी को। कंपनी समझ जाएगी कि अब मुझे शेयर सर्टिफिकेट छापना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि ये आदमी तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को क्या करवाना चाहता है, खत्म। चलिए रजिस्ट्रार या इश्यूअर मतलब कंपनी है ये, रजिस्ट्रार इश्यूअर मतलब कंपनी ना। कंपनी क्या करेगी, शेयर सर्टिफिकेट छपवाएगी और शेयर होल्डर के घर पे भेज देगी, और तुरंत वो बोल देगी किसको, डिपॉजिटरी को, कि जल्दी से क्या करो भाई, है ना, क्या कर दो पहले, रीमैट। रीमैट का मतलब डीमैट नहीं, रीमैट। रीमैट का मतलब अब तुम्हारा जो डीमैट अकाउंट है, ये अकाउंट का मतलब डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट को क्रेडिट करो कि डेबिट करो, डेबिट। तो डीमैट अकाउंट हो गया माइनस, और घर पे शेयर सर्टिफिकेट छप के पहुंच गया। अब एक बात और बताऊं मैं, अब इस आदमी का नाम रोबो से हट जाएगा, रजिस्टर मेंबर पे चढ़ जाएगा। भूल गया ये लोग, भूल गया, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर से हट जाएगा, चूंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर वाला तो रहा नहीं, और इसका नाम कंपनी चढ़ाएगी कहाँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर पे। ये भी तो एक स्टेप बन सकता है। हाँ क्या, एकदम नाम होता है, क्यों नहीं नाम होता, तुम्हारे डीमेट अकाउंट में जो एंट्री है वो तुम्हारा ही तो है, तो तुमको बेनिफिट से तो मतलब है, शेयर को लेकर क्या करोगे। आप समझिए, एक बात बताइए, अगर हमें कहा जा रहा है कि बेनिफिशियल ओनर, तो ठीक है बस हो गया, बेनिफिट ही चाहिए, अब शेयर को चाटूंगा थोड़ी बैठ के, कोई टेस्ट थोड़ी है शेयर्स को, ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक एंट्री चाटने जाओगे तो करंट लग जाएगा। नहीं तो ऐसे भी शेयर इज नथिंग, इट इज अ बंडल ऑफ राइट एंड लाइबिलिटीज। बचपन से सिखाया तुम लोग को, मुझे लग रहा है कि शेयर इज नथिंग, इट इज अ बंडल ऑफ राइट एंड लाइबिलिटीज। इफ यू आर गेटिंग ऑल द राइट्स, आपका शेयर हुआ ना, कोई दिक्कत। चलिए जी अब जरा ध्यान से सुनो। अब दूसरा, एक तो डिमेटलाइजेशन था, और दूसरा क्या एग्जैक्टली, इमोबिलाइजेशन। क्या है, इमोबिलाइजेशन। ये सर्विस कौन से मोड में, फिजिकल शेयर्स की दुनिया है ये। अब बोलोगे सर डिपॉजिटरी भी फिजिकल शेयर्स की दुनिया दे रहा है, यस, एक ही काम करता है बस, वो कस्टोडियन की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ लिख लीजिए, आप कहीं लिख लेना, डिपॉजिटरी एक्ट एज ए, डिपॉजिटरीज एक्ट लाइक कस्टोडियन, बस। डिपॉजिटरीज एक्ट लाइक कस्टोडियन, बस इतना ही काम है बस। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की दुनिया में वो बहुत सर्विस देता है, लेकिन फिजिकल शेयर्स की दुनिया में बस एक ही सर्विस देता है, दैट इज इमोबिलाइजेशन। अब इमोबिलाइजेशन को अगर तुम पढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 ही लाइनें, जरा पढ़ लीजिए तो। एक दो तीन चार पाँच छः, पढ़ लिया 6 लाइन। तुमको देख के लग रहा होगा कस्टोडियन ही है। सुनिए, आप मालूम चला आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में डील करते हैं,
लेकिन कुछ कंपनी के प्रोमोटर आप हो सकते हैं। तो जिस कंपनी के आप प्रोमोटर होते हैं ना, उसका आप फिजिकल शेयर सकते हैं अपने पास। आपको याद होगा प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादातर क्या रहती है, फिजिकल रहती है। वो रखना चाहते हैं, ऐसे भी चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक हो, जिससे कि सरकार को उनका भी होल्डिंग पता चलता रहे। ऐसे तो कोई भी प्रोमोटर छोटा फूटा शेयर सर्टिफिकेट भी अपना छाप के रखे रहेगा अपने पास और लोगों को बेच दिया करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए सेबी तो चाहता है कि उनके शेयर्स क्या हों, इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन हर केस में वो लॉ लगता नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर हो सकता है कि आप ऐसे आदमी हो, जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में डील कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनी के आप शेयर होल्डर ऐसे हैं जहां आप प्रोमोटर भी हैं, तो आपका हो सकता है बहुत सारा शेयर सर्टिफिकेट हो सकता है ना। तो आप डिपॉजिटरी के पास जाके उसी को बोल सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉनिक शेयर तुम ही देख रहे हो सारा मेरा, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी तुम ही रखो, है ना। अब 1 2 5 हो तो मैं अपने पास रख लूँ, ये 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार 1-1 लाख शेयर सर्टिफिकेट है, तुम रखो अच्छे से एज ए कस्टोडियन। और जब भी मुझे शेयर बेचना होगा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा कि ये शेयर उठा के उसको दे दो, शेयर खरीदूंगा तो वहाँ से जाके लेके आ जाओ। बस तुम्हारा इतना काम है। कहीं लिखा होगा बुक एंट्री फॉर्म, लिखा बुक एंट्री फॉर्म है, हाँ, मतलब रजिस्टर एंट्री। बुक एंट्री का मतलब कि शेयर आएगा तो लिख दूंगा इतना शेयर सर्टिफिकेट जुड़ गया, आप अगर शेयर बेच देंगे तो हम लिख देंगे इतना माइनस हो गया। बाकी अब बोलेगा तो फिर मुझे कैसे बताएगा भाई कि मेरे कितने शेयर सर्टिफिकेट है तेरे पास, तो एक जंबो शेयर सर्टिफिकेट निकालूंगा, ये भी कहीं लिखा होगा, निकला है जंबो सर्टिफिकेट, कुछ है ऐसा। जंबो सर्टिफिकेट में क्या होगा कि एक वो पेज निकाल देगा, उसमें लिखा रहेगा इस कंपनी का इतना फिजिकल शेयर है, इस कंपनी का इतना फिजिकल शेयर, इस कंपनी का इतना फिजिकल शेयर। मतलब फिजिकल शेयर्स आपको नहीं दिखाऊंगा, एक एक पेज पे लिख के दे दूंगा कि इस कंपनी का फिजिकल शेयर्स हमारे पास आपका पड़ा हुआ है, तो वो हो गया जंबो सर्टिफिकेट। हाँ फिजिकल, आप देखिए आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में डील करते हैं, डिपॉजिटरी के थ्रू डील कर ही रहे होंगे, क्या पता कभी कभार आप फिजिकल शेयर्स भी रखते होंगे, तो फिजिकल शेयर्स वो रख लेगा। सिर्फ फिजिकल शेयर ही क्यों, और भी तो है, बॉन्ड है, ये है वो है, 50 ढंग की चीज़ें। अब हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी हो गई है। अच्छा प्राइवेट कंपनी का शेयर है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्या करोगे। हो सकता है वो आदमी 500 प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर हो। अब 500 प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर, 5-5 शेयर सर्टिफिकेट भी है, तो आप समझ रहे हो 2500 शेयर सर्टिफिकेट हो गया, बड़ा झंझट वाला काम नहीं हो गया। तो ये मतलब आपको फिजिकल शेयर्स में ये एक छोटा सा सर्विस वो दे देगा एज ए कस्टोडियन, एज अ कस्टोडियन। तो डिपॉजिटरी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में ही आपको सर्विस देता है या फिजिकल में भी हल्का सा देता है, किस नाम से देता है, इमोबिलाइजेशन, याद रहेगा। चलिए हाँ हाँ, जितनी सर्विस वो देगा उतना चार्ज करेगा। कस्टोडियन का फीस लेता है ना, वो मुफ्त में थोड़ी करेगा। अरे लाइबिलिटी है ना यार, शेयर सर्टिफिकेट खो गया तो बर्बाद हो जाएगा वो तो। चलिए आजिए अब आ जाओ प्लेज और हाइपोथिकेशन। 4 लाइन है, जरा पढ़ लो तो उसको, 5 ही लाइन है, पढ़ लो। प्लेज और हाइपोथिकेशन, प्लेज और हाइपोथिकेशन कैसे सिक्योरिटी का, ई शेयर्स का। एक बच्ची पूछ रही है कस्टोडियन क्या होता है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर में नहीं पढ़ाया कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज। कस्टोडियन का मतलब जो आपके सिक्योरिटीज का क्या रखे, सेल्फ कस्टडी, क्या रखे, सेफ कस्टडी, सॉरी सेफ कस्टडी, क्या रखे, सेफ कस्टडी। जैसे बैंक में लॉकर सर्विस होता है। एक दो तीन चार पाँच पढ़ लिया। अब मैं समझाऊंगा, इस जितना लिखा उससे ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, है ना। अब देखिए सुनिए ज़रा अच्छे से। अच्छा सुनने से याद आया कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ मखौल करने का मौका छोड़ते नहीं हैं। क्या होता है मखौल, मजाक, है ना, और मजा लेना, ये बोलते हैं ना, ऐसी ऐसी चीज़ मज़े लेते रहते हैं मेरे से। कैसे, मैं बता रहा हूँ। कल शेड्यूल भेजा गया कि क्लास 11 बजे से, तो उसमें एसएम मिसिंग था। आपको विश्वास नहीं होगा, 70% बच्चा मेरे से पूछा है व्हाट्सएप पे एसएम नहीं है। आप मुझे जरा बताओ, जब शेड्यूल में लिखा हुआ है कि एसएम नहीं है तो एसएम नहीं होगा। अगर मुझे सबको जवाब ही देना है तो मैं अलग से मैसेज, प्राइवेट मैसेज सबको लिखूं, कल एसएम नहीं है, कल एसएम नहीं है, कल एसएम नहीं, कल एसएम नहीं है। अब बताइए मैं जवाब ना दूं तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन शुरू किसने किया, बताइए, अजीब बात नहीं है। मतलब हद हो गया। कल इतने बच्चों का मैसेज आया, ऊपर से बच्चा सब भी हद करता है, नहीं जवाब दूंगा।
सर जवाब प्लीज, सर प्लीज जवाब दीजिए, क्या करना है कल? अरे भाई नहीं है एसएम, क्या करोगे? हद हालत है। अच्छा सबसे बड़ी बात है, जो एसएम की टीचर है उनसे भी तो कंफर्म कर लो। तुम अच्छा, उनका नंबर ही नहीं है, वाह, श्वेता मैम का नंबर नहीं तुम लोग के पास है ना, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं और टीचर से पूछ सकते हैं। मुझे परेशान करने का जिम्मा उठाया हुआ तुम लोगों ने, कहा इस आदमी को परेशान करो, है कि नहीं? तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग अजीब अजीब हरकत करते हो तुम लोग। और भी रात में 1 बजे मैसेज भेजता है, तो कहा आप 1 बजे उठे क्यों रहते हैं? मैं एक बार 3 बजे भी उठता हूँ, एक बार 1 बजे भी उठता हूँ, मैंने बताया नहीं कि मुझे नींद नहीं आती है? जो ये बोल रहा है ना उसको ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं? चलिए अब जरा ध्यान से सुनो। हाँ जी, शांत शांत शांत, समझ गए? इस क्लास में बहुत सारे बच्चों की शादी करवानी बहुत ज़रूरी है। हर बात पे शादी का ही एग्जाम्पल देता है। मैं बोलूँगा भूख नहीं लग, शादी कर लो भूख लग जाएगी। मैं समझ सकता हूँ। अभी अभी रुको, पहले ये बैच खत्म होने दो, उसके बाद शहनाई बजवाता हूँ, है ना? चलिए अब सुनो, इधर देखो। पहले तो बहुत सारे बच्चे प्लेज हाइपोथिकेशन समझते ही नहीं है। कुछ नहीं, प्लेज हाइपोथिकेशन जहां लिखा हुआ वहां लिखो गिरवी, हिंदी में लिखो गिरवी, गिरवी। प्लेज हाइपोथिकेशन का मतलब गिरवी, लिखो गिरवी। मूवेबल प्रॉपर्टी होता है तो क्या बोलता है? अरे तुम लोग प्लेज हाइपोथिकेशन में क्यों परेशान हो रहे हो? तुम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में था ना ये, तो जानते हो, लेकिन फिर भी चलो गिरवी लिख लो। मैं बहुत बार भूल जाता हूँ कि तुमको पता है। जो तुम लोग के चेहरे को देखे ना, कॉन्फिडेंस का सी नजर नहीं आता है मुझे, तो इसलिए मुझे जो है पूरा बताना पड़ता है कि प्लेज और हाइपोथिकेशन। अच्छा मैं फिजिकल बोलूं, इधर देखो, इधर देखो, फिजिकल वर्ल्ड में प्लेज बड़ा आसान है। कैसे आसान है? बोरोअर, लेंडर। लेंडर क्या देता है? लोन। कैसा लोन दिया है? तभी ना होगा। अब बोरोअर ने इसको सिक्योर कैसे किया? तो सिक्योरिटी के नाम पर अपना शेयर सर्टिफिकेट उठा के दे दिया। कब तक दे दिया? जब तक वो लोन नहीं चुकाएगा। लोन चुकाते शेयर सर्टिफिकेट वापस, हो गया प्लेज। इस शेयर सर्टिफिकेट क्या क्रिएट हो गया? प्लेज। आसान था ना? फिजिकल दुनिया में तो बड़ा आसान है, लोन दीजिए और शेयर सर्टिफिकेट लीजिए, और तब तक रखिए जब तक कि आपका लोन चुकाना दे। यही कहानी है ना? चलो इधर देखो। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है भाई, इलेक्ट्रॉनिक शेयर से कैसे? इलेक्ट्रॉनिक शेयर तो हाथ में रहता नहीं है, वो तो डीमेट अकाउंट में रहता है। तो सुनो, इधर देखो, शांत शांत शांत। ये है बोरोवर, ये है लेंडर। लेंडर ने बोरोवर को क्या दिया? सिक्योर्ड लोन। अब इसको क्या देना है? शेयर्स। पर शेयर्स के नाम पे क्या देने वाला है? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। तो होगा कैसे? बोरोवर के पास अगर ई शेयर्स हैं तो ई शेयर्स कहाँ होंगे? डीमेट अकाउंट में। मान लो इसका डीमेट अकाउंट नंबर 420 है और यहाँ पे ई शेयर्स हैं, मालूम चला रिलायंस के 500 शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है? यही 500 शेयर वो देना चाहता है किसको? लेंडर को। अच्छा, लेंडर को अगर ये इलेक्ट्रॉनिक शेयर देगा तो लेंडर को हाथ में तो नहीं देगा इलेक्ट्रॉनिक शेयर, उसके पास भी डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो मालूम चला इसका भी डीमेट अकाउंट है और इसके डीमेट अकाउंट का नंबर है 840, ये भी खाली है, ठीक? अब सुनिए, ये डीमेट अकाउंट है तो पक्का कोई डीपी होगा, है ना? बोलो, होगा ना डीपी? डीपी के पास ही तो खुलता है डीमेट अकाउंट। तो सुनो, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बोरोवर क्या करेगा? अपने डीपी को क्या देगा? इंस्ट्रक्शन। क्या देगा? इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम मेरे डीमेट अकाउंट से शेयर निकाल के इनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बात समझ में आ रहा है? तो 500 शेयर उठा के कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इसमें। अब यहाँ पर दिख जाएगा RIL कितना? 500 शेयर्स। लेकिन सुनिए, इसके साथ ही चूंकि ये जो शेयर्स गया है ये बिका नहीं है, ये प्लेज हुआ है, तो यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन जाएगा कि इस शेयर्स को फ्रीज किया जाए कि लेंडर बेच ना पाए इसको। ये तब तक फ्रीज रहेगा जब तक कि लोन का ड्यू डेट ना आ जाए। अच्छा, लोन का ड्यू डेट आ गया और बोरोवर ने पैसा वापस कर दिया तो ये अनफ्रीज होकर वापस आ जाएगा। नहीं समझे? लेकिन अगर मालूम चला बोरोवर ने पैसा वापस नहीं किया तो ये शेयर किसका हो जाएगा? लेंडर का, तो भी अनफ्रीज हो जाएगा। अनफ्रीज होते लेंडर आराम से बेच पाएगा। अब चलो, ये तो वो वाली बात हो गई कि किस तरीके का प्लेज है। अगर प्लेज में इन लोगों ने आपस में बात किया हुआ है कि शेयर्स पे जो भी डिविडेंड आएगा वो लेंडर को मिलेगा, तो लेंडर को मिलेगा।
अगर उसमें लिखा है कि नहीं बोरोवर को मिलना चाहिए तो बोरोवर को मिलेगा, लेकिन एक बात बता दूं आपको, बोरोवर को ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो शेयर ट्रांसफर रजिस्टर है या रजिस्टर मेंबर है उसमें तो बोरोवर का ही नाम दिख रहा है। अब बोलोगे सर डीमेट अकाउंट में तो घुस गया लेंडर के, तो प्लेज के नाम से घुसा ना। मतलब क्या ये नॉर्मल ट्रांसफर है या ये प्लेज के नाम से जाएगा? तो ट्रांसफर एज प्लेज। प्लेज का मतलब फ्रीज। वो अनफ्रीज कब होगा पहले बताओ? जब लोन ड्यू हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि अनफ्रीज होकर वापस आना है या अनफ्रीज होकर वहीं रह जाना है। वहां रह गया अनफ्रीज होकर तो लेंडर बेच लेगा उसे, वो लेंडर की प्रॉपर्टी हो जाएगी ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर पहले बताओ। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, पूरा का पूरा प्लेज होगा। ठीक है, हटाओ उतारोगे, दिख ही नहीं रहा ठीक से। तो अब देख रहा तो उतार लो, मुझे तो घटिया लग रहा है। देखो ये अनफ्रीज कब होगा? ड्यू ऑन ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन ना। रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या तबीयत खराब लग रही तुम्हारी? तो क्या हो गया, ऐसा चेहरा बना रही है? तबीयत खराब है, एक्टिंग कर रही हो? मैंने लिखा है ऑन ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। ऑन ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन अनफ्रीज हो जाएगा। अनफ्रीज होके वो लेंडर के अकाउंट में रहेगा कि बोरोवर को वापस जाएगा, वो डिपेंड करेगा लोन का रीपेमेंट हुआ है या नहीं। हाँ ऐसा जो उतर जब वापस एक्चुअली फ्लक्चुएशन से क्या है फर्क है, शेयर वापस हो जाएगा और क्या होगा। हाँ 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 वो हो सकता हो, तो उसके लिए बाकी केस वेस करेगा जो करना। ज़्यादा मिल गया तो वो वापस भी करेगा। चलिए हटाऊं। ये लिखा है ऑन ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। ऑन ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। चलिए हो गया, हटाऊं। चलिए अब आ जाओ हेडिंग। एक बात बताइए, अगर न्यू इशू है, न्यू इशू मतलब पब्लिक इशू लिखो। पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू लिखो। पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू। पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल इशू लिखा। इन सब में आजकल क्या होता है पहले बताइए। शेयर्स ऑनलाइन ही आते हैं। यस, कंपनी आजकल शेयर्स आपको क्या देती है, ऑनलाइन। तो ये देखिए, इन्वेस्टर को पहले क्या खोल के रखना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट। अकाउंट का मतलब डीमेट अकाउंट, टीपी अकाउंट बोलते हैं बहुत जगह लोग उसको, डिपोजिटरी अकाउंट, डीमेटलाइज्ड अकाउंट। डीमेट का क्या है, डीमेटलाइज्ड अकाउंट, डिपोजिटरी अकाउंट, डीमेट अकाउंट, बेनिफिशियल अकाउंट, ये सब नाम है। ठीक है, पहले अकाउंट खोलिएगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन लगाए होंगे कंपनी को,
जब एप्लीकेशन लगाएंगे शेयर्स अलॉटमेंट के लिए तो आपको क्या देना पड़ेगा, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी। ये तुम्हारा डीमेट अकाउंट नंबर हो गया। क्या हो गया, डीमेट अकाउंट नंबर। जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार का मतलब कंपनी का रजिस्ट्रार, वो आपको लिस्ट ऑफ अलॉटी देगा, किसको, डिपॉजिटरी को। फिर डिपॉजिटरी क्या करेगा, वो अलॉटी में अगर आपका नाम है तो आपके अकाउंट में शेयर्स क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। लेकिन अगर आपका शेयर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो रिफंड तो खैर कंपनी से ही आएगा। रजिस्ट्रार का मतलब कंपनी, रजिस्ट्रार किसका होता है, कंपनी का ही होता है ना। तो अगर तुम्हारे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो शेयर्स मिलेगा, शेयर्स कौन देगा, डिपॉजिटरी। और अगर तुम्हारा शेयर्स एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर कॉर्पोरेट एक्शन पढ़ा दिया था, ये सब पढ़ा दिया था ना। अब यहां से पढ़ना है? चलिए, सेबी डीएनपी रेगुलेशन 2018, इसमें एक ऑडिट है, इस ऑडिट का नाम लिख लो, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट। लिखा हुआ नीचे, हाँ लिखा हुआ तो है ये, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट। एक्चुअली इतना लंबा चौड़ा बच्चा देखता ही नहीं उसको। रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट लिख लिया, देख लिया। आइए, रेगुलेशन नंबर 76 ऑफ सेबी डीएनपी रेगुलेशन का कहना है कि हर कंपनी को, पहले तो टिक मारो हर कंपनी। अब भाई देखो सीधी सी बात है, हम डिपॉजिटरीज एक्ट पर हैं तो हर कंपनी का मतलब लिस्टेड कंपनी। सिक्योरिटी लॉ में एवरी इश्योर का मतलब क्या हुआ, लिस्टेड ना। एवरी लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पर, क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार, है ना। अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, मैं अभी देखूंगा तो बताऊंगा। चांसेस हैं शायद ये हाफ ईयरली हो गया, अभी मैं देखूंगा। क्वार्टरली बेसिस पे आपको क्या करना है, किसी कंपनी सेक्रेटरी से या इनसे, ठीक है, बात समझ में आ गया। आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं। थोड़ा पानी पी लेना पड़ेगा मुझे, गला कैसे बच गया मेरा। हाँ, तो किसी कंपनी सेक्रेटरी से, किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से और इनसे आप क्या करवा सकते हैं, ऑडिट करवा सकते हैं। अभी तक क्वार्टरली दिख रहा है, हम देखते हैं हाफ ईयरली हुआ है कि नहीं। चांसेस शायद, एक बार मैं देखता हूँ, शायद ये हाफ ईयरली हो गया, है ना, देख लेते हैं एक बार। अच्छा एक बात बताइए, रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, सबको वापस जोड़ के देखना, बोलो क्या क्या चीजों को जोड़ा जाएगा। टोटल कैपिटल इश्यूड इज इक्वल टू, बाकी होगा ये कि टोटल कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, उसको मैच करो किससे, उसमें लिस्टेड कितना है, उसके बाद कितना डिपॉजिटरी वाला मतलब ई शेयर्स है, कितना फिजिकल शेयर्स है, ऐसे ही तो होगा रिकंसाइल। अगर तुम बोलोगे सर टोटल कैपिटल हमारा 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में लिस्टेड कितना है भाई, तो कहा पूरा 1 करोड़, तो ठीक है। अब लिस्टेड में से फिजिकल कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कितना है, उस दोनों को मर्ज करो। रजिस्टर्ड मेंबर से डिटेल निकलेगा फिजिकल का, रोबो से निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स का, उस सबको उठा उठा के क्या करोगे बताओ, आप रिकंसाइल करोगे। उसके बाद साल भर में शेयर कैपिटल में अगर कोई चेंज हुआ है, एक्चुअली साल भर में नहीं, ड्यूरिंग क्वार्टर, तो वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद जब जब आप कोई फर्दर इशू करते थे, नया शेयर इशू करते थे, तो क्या आप स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेते थे लिस्टिंग के लिए। आपको बताया था ना, कभी कंपनी लिस्ट नहीं होती, कंपनी के सिक्योरिटी लिस्ट होते हैं। तो जब जब आप सिक्योरिटीज इशू करोगे, हर बार आपको लिस्टिंग कराना पड़ेगा। तो इसलिए लिस्टिंग मतलब नया शेयर इशू करने से पहले ही स्टॉक एक्सचेंज से क्या ले लेते हैं, इन प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल का मतलब पहले अप्रूवल ले लेते हैं कि देखिए हम शेयर इशू तो करने जा रहे हैं, आप अपने यहाँ लिस्ट होने तो देंगे उसको। उसके बाद ये जो ऑडिट होगा, इस ऑडिट में अपडेटेड स्टेटस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर मिलेगा कि हमने चेक किया है और एकदम अप टू डेट है। उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि डीमेटलाइजेशन का रिक्वेस्ट जब भी कंपनी के पास आया तो कंपनी ने उसको 21 डेज में कंप्लीट किया कि नहीं किया, और अगर 21 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं किया तो क्या रीजन था। ये सारी बातें कहाँ लिखी रहेंगी बोलो, इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखी हुई होंगी। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो 5 चीजों पे डिटेल लिखना है। 1 कहां तक, 1 यहां तक, ये हो गया 1, फिर 2, 3, 4, 5। तो एग्जाम में याद रखना तुम्हें कितनी चीजें लिखनी है, 5। बताओ तो 5 में क्या क्या है, बोलते चलो। एक तो रिकंसिलेशन है, दूसरा कौन है, चेंज इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द क्वार्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, 21 दिन में कंपनी ने डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट को पूरा किया कि नहीं। तो ये 5 चीजें एग्जाम में लिखना है। रेगुलेशन नंबर 76, और किससे करवा सकते हैं आप, किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट से करा सकते हैं। क्या लिस्टेड,
लिस्टेड मतलब कितने कैपिटल आपकी लिस्टेड है और कितनी अनलिस्टेड है। ऐसे जनरली सब कैपिटल लिस्टेड ही होगी, लेकिन कुछ कुछ लॉक इन होता है ना, या कुछ कुछ शेयर्स में ट्रेडिंग फ्रीज्ड रहता है, उसको मतलब लिस्ट होने नहीं देते हैं, या उस पर ट्रेडिंग परमिशेबल नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब एक बार चेक कर लेते हैं इसमें अमेंडमेंट। मुझे एक दिन कहीं देखा तो था मैंने, अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं भी पता चल जाएगा। ये है ना डिपॉजिट इन पार्टिसिपेंट, क्या देखना है 76 आया क्या? 76 देखो तो, हाँ आ गया ना। ये हटेगा कैसा? अभी ये हट गया 76 ना। क्वार्टरली लिखा हुआ है, क्वार्टरली है ना अभी, तो क्वार्टरली ही दिखा रहा है अभी। चलो कहीं और देख लेते हैं। ये देखो इसने कराया हुआ है, एनटीपीसी लिमिटेड ने कराया है ये ऑडिट, देखो है ना। किससे करवाया देखो तो, ये कौन है? अरुण कुमार, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। किससे करवाया है जरा एक बार देखें। कंपनी सेक्रेटरी से कराया ना, कंपनी सेक्रेटरी से। कहाँ सीए से करवाया बताइए, है कि नहीं? इसमें ना कुछ चेंज तो आया था, पता नहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन चेंज आया है। अभी मैं देखता हूँ, रुको। मैंने अमेंडमेंट तो देखा था, अभी आ जाएगा। क्या है बताओ? अच्छा ये जोड़ दिया, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट भी जोड़ दिया। ये जोड़ लो तुम लोग, मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाला बात हो गया। हैं हैं देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट था, फिर बाद में कंपनी सेक्रेटरी को जोड़ा गया। अब किसको जोड़ दिया? कॉस्ट अकाउंटेंट। कुछ दिन के बाद एमबीए चाय वाला को भी जोड़ देगा, है ना। हाँ बीकॉम को भी जोड़ देगा, मतलब हद करके रखा है ये लोग। बाकी अभी तक तो चलो क्वार्टरली चल रहा है, इतना इज्जत तो बचा हुआ है। नहीं क्वार्टर क्वार्टर ही है ना, देख लो। अब क्या कहेंगे आप, तो कॉस्ट अकाउंटेंट भी अब करेगा ये ऑडिट। अच्छा है, कल से हम भी कॉस्ट ऑडिट शुरू करते हैं फिर, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे ऑब्लिक करके क्या लिख दो, और कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए जी, अब आ जाओ इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इस बार बताइए इंटरनल ऑडिट कंपनी का हो रहा है या डीपी का? डीपी का। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ने अलाउ कर रखा है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को। ये भी क्वार्टरली है। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी कंपनी सेक्रेटरी से आप क्या करवा सकते हैं? इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं। जरा बताओ तो इंटरनल ऑडिट का चेकलिस्ट क्या क्या है? पढ़ते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो। पढ़ो जल्दी पढ़ो। इन सारे चीजों का ऑडिट होगा, दैट इज इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब आइए कनकरेंट ऑडिट। कनकरेंट का मतलब क्या होता है? साथ साथ ये भी ऑडिट चलता रहेगा। तो ये एक तरीके का इंटरनल ऑडिट है। किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, किसी भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चाहे तो इंटरनल ऑडिटर से भी करा सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये कोई बाहरी ऑडिट नहीं है, ये चलते रहने वाला। कनकरेंट का मतलब होता है साथ साथ चलते रहने वाला। कनकरेंट का मतलब साथ साथ चलते रहने वाला, नहीं कहते कनकरेंटली चल रहा है ना, साथ साथ चलते रहने वाला मतलब ये साल भर चलता रहता है। इसमें जनरली ज़्यादातर क्या चीज़ को देखते हैं कि जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग है, कंट्रोल, वेरिफिकेशन ऑफ डीआईएस, याद है तुम लोग बताया था, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, ये कैसे होता है? चेक के तरह।
चेक के थ्रू क्या पैसा क्या ट्रांसफर होता है? पैसा। और डीआईएस के थ्रू क्या ट्रांसफर होगा? शेयर्स। चलो बताओ तो क्या क्या चीज चेक करेंगे ये लोग कि जो डीआईएस इशू हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डीआईएस का वेरिफिकेशन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा। आपको मालूम है डुप्लीकेट चेक पास हो जाए तो फ्रॉड हो सकता है। और बहुत सारे बैंक वाले भी ऐसा ही करते हैं, मालूम है। बैंक मैनेजर सब फंसता है, किसी अपने ही आदमी को बोल देता है कि डुप्लीकेट चेक ले आओ, मैं उसी चेक पे पैसा दे दूंगा तुम्हें, अब बाद में हम दोनों बांट लेंगे। तो ऐसे ही डीआईएस में भी हो सकता है, नहीं हो सकता डीआईएस में। तो इसलिए डीआईएस जो इशू हुआ वो सही ढंग से हुआ कि नहीं। डीआईएस जब भी आ रहा है डीपी के पास तो डीपी उसको अच्छे से चेक कर रहा है, साइन वाइन मैच कर रहा है कि नहीं। पहले साइन मैच होता होगा ना, क्लियरिंग में जाता होगा, जैसे चेक क्लियरिंग में जाता है। तो ये सारी चीजें ठीक ढंग से हो रही कि नहीं हो रही, इसी का ऑडिट है कौन? कंकरेंट ऑडिट। एक बार पढ़ो तो, इशुएंस में क्या चेक करेंगे और वेरिफिकेशन में क्या चेक करेगा, पढ़ो तो। लूज स्लिप समझते हो? एक्चुअली चेक बुक मिलेगा ना, तो ऐसे ही डीआईएस बुक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? डीआईएस बुक मिलना चाहिए। लूज स्लिप्स जनरली मिलने नहीं चाहिए। आपने देखा होगा चेक बुक में कभी ऐसा देखो एक चेक फाड़ के दे दिया बैंक वाला तुमको, कि चेक बुक देता है और पूरा उसमें चिपका हुआ रहता है, उसका ऐसे करके हाथ से ऐसे पकड़ के नहीं फाड़ते हैं, डॉट 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 बना होता है। तो ऐसा ही होना चाहिए। और देखो क्या चेक पे आजकल तुमने देखा होगा प्री स्टैम्प्ड रहता अकाउंट नंबर, तुम्हारा नाम प्री स्टैम्प्ड, मतलब पहले से स्टैम्प्ड हुआ रहता है। यस, तो यहाँ पे भी तुम्हारा डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी सब क्या रहेगा? पहले से प्री स्टैम्प्ड होगा। और आजकल तो सीरियल नंबर भी आता है, बार कोड नंबर क्या बोलता है उसको, देखा बहुत सारे चेक पे वो रहता है, बार कोड कहते हैं, क्या रहता है वो रहने लगा, उसी वो ऐसे स्कैन करते ही पता चल जाता है सब कुछ। किसी को मिलेगा तो जितनों का डीमेट अकाउंट खुला सबको डीआईएस मिला होगा। कितने लोगों का डीमेट अकाउंट है क्लास में? तो नहीं मिला डीआईएस, पता ही नहीं होगा डीआईएस होता क्या है, तो क्या लोगे, है कि नहीं। ऊपर से जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए होगे, 0 रुपया वाला। हाँ तो बस आप मांगिए। अच्छा जरूरी थोड़ी कि हर बैंक में चेकबुक मिल जाता है, चेकबुक बहुत बार मांगना भी पड़ता है कि चेक इशू कराना है, तब वो चेक इशू करते हैं, तो नहीं करते हैं। और चेक का पेमेंट ले लेते हैं, आपको मालूम नहीं है? नहीं मालूम आपको? अरे चेक क्लियरिंग पे भी पैसा ले लेता है ये लोग। आइए अगला बोलो, क्या रिकॉर्ड मेंटेनेंस, तुम कभी भी जाना, कितने बच्चे कभी चेकबुक लेने के लिए गए हैं बैंक में? गए हैं? तुम्हें देखो कि रजिस्टर पे नाम वाम लिखता है, तो ऐसे ही यहाँ डीआईएस बुक देने से पहले किस पर नाम लिखेगा? रजिस्टर पे। चलो वेरिफिकेशन, डीआईएस कहीं से भर के आया, डीआईएस क्या हो के आया? भर के। तो जब भर के आया डीआईएस तो पहले सिग्नेचर मैच करेगा, उसके बाद ही चेक देगा ना कुछ भी। अब यहाँ पर पैसा तो देगा नहीं, तो क्या देगा? शेयर्स। अच्छा शेयर्स हाथ में तो देगा नहीं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो इसका मतलब हमेशा अकाउंट पे ही होता होगा। अरे हमेशा अकाउंट पे ही होता होगा ना। अच्छा ऐसा होता है, डीआईएस दे के लाओ इलेक्ट्रॉनिक शेयर लाओ, हाथ में लाओ, कि डीमेट से डीमेट में जाएगा, है ना। चलिए और एक बात बताओ तो, अगर 5 लाख से ज़्यादा का शेयर्स है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है? आजकल तो क्या करने लगा है, हाँ ओटीपी वाला शुरू कर दिया है। हाँ आजकल तो मोबाइल पे वो भी आ जाता है कि स्क्रीन आ जाता है और बोलता है ये नंबर है हाँ और वो नंबर दीजिए। ऐसा भी होता है ना, जैसे वहाँ पे तुम खोलोगे तो वो बोलेगा यहाँ 14 नंबर लिखा हुआ, तो आपके मोबाइल पे भी 14 नंबर लिखा हुआ आया है कि नहीं, तो वहाँ पे ऐसे क्लिक कर दोगे तो खुल जाएगा, है। हाँ ऐसे आता है ना, ऐसे करके। तो ये 2 स्टेप मतलब 2 लेयर का सिक्योरिटी लगा देगा अगर 5 लाख से ज़्यादा का केस है तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। चलिए जी अब आ जाओ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास में एब्सेंट है, ठीक है। पहले तो यहां देखो कि ये ऑफेंसेस हैं, लिखो यहां, ये सारा क्या है? ऑफेंस। और ये क्या है? पेनल्टी। ऑफेंसेस कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में ये अलग है और ये अलग है। छः 7 है ना, ऐसे ही ना, देख लो, ठीक है। पहले 6 पढ़ लें। तुमसे इन्फॉर्मेशन मांगा गया, रिटर्न मांगा गया, नहीं दिए, तुमको बोला गया था एग्रीमेंट करने के लिए, याद है 3 तरीके का एग्रीमेंट करना होता है इनको। तुमको बोला गया इन्वेस्टर की शिकायतों का निपटारा करो, नहीं किया। डिमेटलाइजेशन में टाइम लगा दिया। रिकन्सिलेशन नहीं किया ठीक से। सेबी ने कोई और डायरेक्शन दिया, तुमने उसको नहीं माना। अगर ये सारी चीज़ गलती करेगा कौन? डीपी या डी, तो याद रखना 1 लाख रुपये से लेके 1 लाख रुपये पर डे है, 1 लाख रुपया पर डे, जो कहाँ तक जा सकता है? 1 करोड़ तक, ठीक है। ये सिक्योरिटी लॉ है ना।
आइए कोई ऐसा कॉन्ट्रावेंशन कर दिया जहां कोई पेनल्टी नहीं बताया गया, तो नहीं बताया गया तो कम से कम इतना समझिएगा 1 लाख रुपया से लेके 1 करोड़ तक, 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक, ये है ना। चलो आ जाओ भाई, अब कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस हैं, जरा बताइए तो क्या है। अगर आपने डिपॉजिटरीज एक्ट का, रूल्स का, रेगुलेशन का, बाई लॉज का कॉन्ट्रावेंशन किया, ये जो पेनल्टी आप पर लगाया गया आपने वो पेनल्टी नहीं दिया, तो ज़्यादा नहीं 1 महीने से लेके 10 साल तक की जेल हो सकती है, 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। मिला? नहीं मिला? अच्छा याद रखिएगा, सबसे पहले कौन पकड़ाएगा भाई, तो पकड़ाएगा इंचार्ज। कौन पकड़ाएगा? इंचार्ज। ठीक है जी। चलिए, नहीं मिला तुम लोग को इंचार्ज? यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। इसी में तुम लोग के पिताजी तुमको डायलॉग मारेंगे कि सुनते तुम वही हो जो सुनना चाहते हो, गलत काम करते हो तो गाली सुनना चाहते हो, तो लो गाली दे रहा हूं है कि नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान सबसे ज्यादा डांट किससे खाता है? अपने घर में ही। बाहर वाले तो इज्जत देते हैं ना, घर वाले तो बस, घर में मतलब माइनस इज्जत है, मतलब घर में आपने पैर रखा इज्जत। मैं तो घर के अंदर घुससे भूल जाता हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में CS भी किया, ICSI भी है, मेंबर भी हूँ, ये सब की तो। आइए, अगर कंपनीज ने ऑफेंस किया तो सबसे पहले कौन पकड़ाएगा? इंचार्ज, कंपनी सेक्रेटरी। और उसी के ऊपर क्या लगेगा? पेनल्टी, पनिशमेंट। लेकिन अगर कभी भी पता, अच्छा पनिशमेंट से बचने का एक तरीका है, बोलो क्या? कितना बार पढ़ चुके हो? अगर वो प्रूफ कर दे कि उसके नॉलेज में नहीं था, नंबर 1 डिफेंस, या उसने उसको रोकने की पूरी कोशिश की, नंबर 2 डिफेंस, तो किससे बच सकता है? पनिशमेंट से बच सकता है। क्या ये डिफेंस है? बोलो, आगे बढ़े। ये तो बहुत बार देखे हुए हो तुम लोग। अच्छा, कभी भी अगर ऐसा पता चलता है कि जो गलती हुई है वो कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर के कंसेंट या कनाइवेंस से हुई है, तो फिर उस केस में वो डायरेक्टर, वो मैनेजर, वो कंपनी सेक्रेटरी, वो अदर ऑफिसर भी लाइबल होगा और उसके खिलाफ ही पेनल्टी, पनिशमेंट लगेगा। बाकी डिफेंस तो इनके पास भी है, याद रहेगा। चलिए, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं SCRA में, वहां था सेक्शन 23O। ओ कौन सा सेक्शन? 23O है ना, ये था SCRA का। डिपॉजिटरीज एक्ट का क्या है? 22B। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सर जवाब दीजिएगा। आप मालूम चला डिपॉजिटरीज एक्ट में फंस गए, तुमने देखा था करोड़ों का पेनल्टी है, जेल वेल भी है 10 साल तक, 1 महीने से लेकर 10 साल तक का जेल है। तो जेल वाला बात होगा तो प्रोसिक्यूशन हो गया, नहीं होगा प्रोसिक्यूशन। अच्छा, जैसे मालूम चला आप पर केस बना और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जेल हो सकता है या आप पर पेनल्टी लग सकती है, तुरंत आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गए और वहां पर क्षमा याचना लगाने लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे बचा लीजिए, मैं बुरा नहीं हूं, मेरे से गलती हुई है, मैंने मान लिया मेरे से गलती हुई है, गलती से मिस्टेक हो गया। क्या हुआ है? गलती से मिस्टेक हो गया है, मतलब इंटेंशनल नहीं है, किसी ने बोला तो कर दिया, मुझे क्या पता था कि इसका मतलब ऐसा होने वाला है, मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैंने कोई गलती की है, पर गलती अगर हो गया है तो मुझे उतना पता नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट साहब क्षमा प्राप्ति। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बचा सकता है किसी को इस एक्ट के प्रभाव से, मतलब जेल जाने से बचा ले, पेनल्टी लगने से बचा ले, तो क्या ऐसा वो कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इम्यूनिटी ग्रांट करने की। इम्यूनिटी का मतलब होता है बचाव, बचाव, बचाओ, बचाओ, बचाओ नहीं, मतलब बचाओ, बचाओ का मतलब जाओ तुमको बचा लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट तब ऐसा करेगा जब तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने मासूम बनोगे। मासूम कब बनोगे? जब तुम फुल डिस्क्लोजर दोगे, ट्रू डिस्क्लोजर दोगे इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट? अलिज्ड वायलेशन, जो आरोप है तुम्हारे ऊपर, जो क्या एग्जैक्टली आरोप है, आरोप के लिए तुमने कह दिया। जैसे आपसे पूछा कि बात बताओ, तुमको देख के लगता नहीं है कि तुम इनसाइडर ट्रेडिंग किए होगे, पर नाम तुम्हारा ही चल रहा है। कहाँ सर? नाम मेरा ही चल रहा है, पर वो डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी मेरा साइन करवाता था। अच्छा, और कौन कौन था? कहा दूसरे कंपनी का भी डायरेक्टर आता रहता था। अच्छा, और कौन कौन था? सर आपके यहाँ का भी एक आदमी है। कहीं आप ही तो नहीं थे? नहीं समझे? कहा और कौन कौन है? कहा सर वो माल्या का बेटा भी आता रहता था दीपिका पादुकोण के साथ।
मालूम है सिद्धार्थ माल्या, तुम लोग तो भूल भी गए हो गया, है कि नहीं इंडिया में, कि भाग गया वो भी, भाग गया, तुमको पता है? दोस्ती है तुम्हारे सिद्धार्थ माल्या से? तुक्का लगाया है, ओहो, है ना? तो सर अच्छा, इसका मतलब वो बेचारा सब कुछ बोले जा रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी बन गया वो? तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, जैसे सुना होगा तुमने कि क्या सरकारी गवाह बन गए तो तुमको बचा लेता है ये लोग, मालूम है तुमको? तो क्या ये सरकारी गवाह जैसा हो गया एक तरीके से? तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको बचा सकता है? बोलो। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको बचा लेगा, किससे? पेनल्टी से भी और पनिशमेंट से भी। देखो तो कहाँ लिखा हुआ है पेनल्टी पनिशमेंट दोनों? पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, कहाँ लिखा हुआ दोनों से बचा लेगा? इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी भी और प्रोसिक्यूशन भी, जी दोनों से बचा लेगा आपको, पेनल्टी से भी बचा लेगा, प्रोसिक्यूशन से। पर एक केस में नहीं बचा पाएगा, बोलो ये, पढ़ो तो, शुरू से नो है। केस अगर शुरू हो चुका तब नहीं, केस शुरू होने से पहले आप चले जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन एक बार केस शुरू हो गया तो कैसे करेगा? मतलब केस शुरू हो गया तो कोर्ट से थोड़ी वापस ले पाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट तो ऊपर होता है ना, नहीं? तो याद रखना, केस अगर शुरू हो गया तो फिर आपको नहीं बचा पाएगा वो, याद रखिएगा आप, ठीक है? केस शुरू होने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके त्राहिमाम त्राहिमाम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, देखा ब्लैंक चेक साइन करके दिया है, हाँ एकदम ब्लैंक चेक है, किसी को कोई भी भर लो भाई, अपना जाके पैसा ले लो, हैं? क्या पार्टी? तुम लोग की जिंदगी में कुछ और है पहले बताओ, मतलब कोई बीमारी उमारी टाइप का है तो बताओ, कुछ कुछ पार्टी पार्टी। अभी हितेश सर से तुम लोग पार्टी लिए हो? नहीं, दो बच्चा दोनों मॉड्यूल में है, चाट चाट के खाया है, मैंने देखा था ऊपर से, जिस समय वो खा रहा था उस समय मैंने लाइट ऑफ करके भोला फिल्म का ट्रेलर भी चलाया, एकदम ऐसे खा रहा है और एकदम भोला फिल्म का ट्रेलर, एक गाना भी दिखाया, नजर लग जाएगी। आप बताइए, इतना बढ़िया उनको सर्विस मिला और तो भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो? कहा सर हमें ऐसी सर्विस नहीं मिली। देखो भाई, अपने पैसे से खरीद के घर में लाइट ऑफ करके यूट्यूब पे भोला का ट्रेलर देख लेना है। अरे जल्दी बताओ, तो तुम लोग फिर भी पार्टी पार्टी करते रहते हो? चाहिए पार्टी तुम लोग को? लाओ 10-10 रुपये लाओ, पार्टी मंगवाता हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, बैठो। अरे यार क्लास में तो काफी अमीर लोग हैं यार। एक्चुअली मैंने 10 रुपया बोला इसलिए, अगर 100 रुपया बोला होता, अरे नहीं ठीक ठीक काफी अमीर लोग हैं क्लास। तो ये सुनो ना, अभी MG हेक्टर लिया, 25 लाख का बिल बना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा हो। अच्छा चलिए खैर, अच्छा तुम लोग को पार्टी वार्टी चाहिए, ठीक है, देखेंगे जब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, है ना? है अगले जन्म, क्या मौका मिलता नहीं बनाना पड़ता है ना? तो पैसा पॉकेट में रखा नहीं, जमा करना होता है ना? चलिए सुनो, हाँ हाँ जी जरा ध्यान सुनो, शांत 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 सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा क्या लगता है तुम्हें, सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम रहता है ये शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा ना? वो सेबी से पूछेगा, तो सेबी से पूछने के बाद ही इम्यूनिटी ग्रांट करेगा, ठीक है जी? जैसे वो सेबी से पूछा कि ये आदमी बड़ा मासूम बनने लगा, हाँ मासूम, पिछले 7 साल से 7 बार इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस चुका है, तो आपको लगता है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इम्यूनिटी देगा? अच्छा लेकिन एक बात बताइए, सेबी का जो रिकमेंडेशन है क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे है सेबी, सेबी रेगुलेटर है और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे आता ना सेबी,
तो रिकमेंडेशन सुनेगा पर वो बाइंडिंग नहीं है। मुझे तो साफ लग रहा है अगर बीजेपी का कोई आदमी पकड़ा जाएगा तो तुरंत दे देगा इम्यूनिटी। आजकल जो सरकार चल रही है, जैसे मालूम चला बीजेपी का कोई आदमी है, बहुत पहुंच है, दूर तक पहुंच है, और कहा सर इम्यूनिटी का, आप कौन? कहा सर प्रदेश युवा अध्यक्ष बीजेपी, इम्यूनिटी ग्रांटेड। अच्छा, सेबी उधर से चिल्ला रहा है सर ये बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड है सर। तो क्या लिखा है? तुम्हारा बाइंडिंग नहीं मेरे पर, जाओ। अच्छा, यही कांग्रेस वाला दिख गया कोई तो कहा नहीं लग नहीं रहा है ना, और सेबी भी उधर से रिकमेंड कर रहा है नहीं नहीं इसको तो सर फांसी पे चलाना। आइए, अच्छा एक बात बताइए, इम्यूनिटी जो ये ग्रांट करते हैं, जो ये इम्यूनिटी ग्रांट करते हैं, क्या वो सब्जेक्ट टू कंडीशन भी हो सकता है? बोलो। जैसे अब आगे से ऐसी गलती मत करना, फिर से इन केसेस में मत फंसना, या इम्यूनिटी मैं अगले 3 साल के लिए दे रहा हूँ, 3 साल तक मैं तुम्हारा चेक करूंगा कि तुम्हारा कंडक्ट कैसा है, अगर कंडक्ट घटिया निकला तो इम्यूनिटी हटा लूंगा, लेकिन मालूम चला अगले ही साल घटिया कंडक्ट कर दिया, तो क्या इम्यूनिटी वापस भी हो सकता है? और क्या वापस केस शुरू हो जाएगा फिर? बोलो। यस, ये एक्चुअली सेम चीज़ तुमने SCRA में पढ़ा हुआ है कि नहीं? चलिए अब आइए रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। बताओ तो डिपॉजिटरीज एक्ट में कंपनी सेक्रेटरी का रोल है क्या? कितना बड़ा है बताओ? ये तो कुछ ज्यादा ही खुश रहता है भाई। अभी मैं उधर से हेड ऑफिस से आ रहा था तो इक्का दुक्का बच्चा सब गली गली में मिला, जैसे ये इधर ऐसे मतलब रोड पे तुम लोग चलते हो, मतलब जैसे ढूंढना कुछ खाने को मिल जाए। एक और बच्ची इधर से कोई मिली, वहां पे मिली, गुड मॉर्निंग सर, क्या खाऊं क्या खाऊं? मैंने कहा ऐसे भुक्कर की तरह रोड पे दौड़ रहा है ये लोग, मुंह पे हवाइयां उड़ी हुई हैं और सिर्फ आसपास में देख रहा है कहाँ कुछ कहीं केला मिल जाए खाने, कहीं कुछ मिल जाए, ऐसी हालत है। एक बात बताओ, तुम लोग जरा सोचो कि तुम लोग लंच में इतना परेशान क्यों हो जाते हो? लंच घर से लाते क्यों नहीं हो? अच्छा, लाने के बाद भी बाहर खाना है, चलो इसलिए तो तुम लोग बच्चे हो। आइए, अच्छा डिपॉजिटरीज एक्ट का भी रेगुलेटर कुछ हद तक NSDL CDSL के ऊपर सेबी है, तो सेबी में कोई केस फंस गया डिपॉजिटरी का, तो क्या डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी से जुड़े हुए लोग कंपनी सेक्रेटरी को भेज सकते हैं एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? बोल दी। यस, आप जानते हैं इस एक्ट में भी लिखा हुआ 23C में कि अगर अग्रीव्ड पार्टी है, कंपनी है, कोई भी है, तो वो इन पर्सन खुद भी आ सकते हैं या किसी कंपनी सेक्रेटरी को भी ऑथराइज कर सकते हैं। इन लोग को भी देख लो, कर ले। और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर, तो कंपनी सेक्रेटरी तो दोनों जगह है, प्रैक्टिसिंग भी और ऑफिसर भी। ये मैं तुम लोग को शुरू में पढ़ाया था, शायद सेबी एक्ट पढ़ा रहा था तब, याद होगा, है ना? वो है ना वो। बाकी इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी देख लिया था भी आपने, पढ़ा नहीं अभी तुरंत खुद से पहले। उसके बाद रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट, क्वार्टरली कंप्लाइंस है, पढ़ा दिया अभी तुरंत। और उसके बाद कंकरेंट ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये सब पढ़ाया हुआ है। एक्चुअली एक लिस्ट बना दिया मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर डिपॉजिटरीज एक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATM। देखो तो कौन सा चैप्टर मुंह उठा रहा है, देखो तो जल्दी, देखो देखो तो कौन आने की कोशिश कर रहा है, कौन आने की कोशिश कर रहा है, देखो जल्दी जल्दी, देखो जल्दी, कौन 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 है, कौन है, कौन है? म्यूचुअल फंड। ओह, म्यूचुअल फंड है, क्या है? म्यूचुअल फंड। बहुत मजा आने वाला, पहला ही क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को इसी चैप्टर से, है कि नहीं?